नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी साइंस के एमसीक्यू हम लोग कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। जिसमें चैप्टर 5 था आपका गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी से जुड़े हुए सवालों को भी कर लिया था। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है कि मैं आपको एक दिन में बहुत सारा एमसीक्यू करवा दूँ एक ही बार में जल्दी जल्दी में, और दूसरा है कि थोड़ा सा समझा के मैं करवाऊँ जिससे साइंस आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कोई और से भी सवाल पूछा जाता है तो वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो आप दोनों में से कौन सा पसंद करेंगे एक बार ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अधिक समय लगाकर कम सवाल हो पाते हैं। तो इस चीज़ का सलूशन मुझे आप ही लोगों से मिलेगा, जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा ही मैं आगे करूँगा। ओके, शुरू करते हैं। और सुबह सुबह मैंने बिहार स्पेशल के एमसीक्यू अपलोड कर दिए थे। एक महीने बचे हुए हैं आपके पास लगभग में। इस एक महीने मैं कोशिश करूँगा कि आपको लगभग में सब कुछ कंप्लीट करवा दूँ अपने तरफ से। अब आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा कंप्लीट कर पाते हैं। मैं कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो पूरा करूँगा। आप भले थोड़ा सा पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन मेरा जो काम है वो मैं 100% करना चाहूँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है, और थोड़ा सा हिंदी है तो ठीक है, कठिन है। मैं कुछ कुछ शब्दों को अंग्रेजी में बताऊँगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट पर मुख्य रूप से फोकस कीजिएगा। समझने की कोशिश करेंगे तो आपको साइंस में आसानी होगी। 30 नंबर का आता है तो बहुत मायने रखता है। ओके, प्लास्टिकता का गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। प्लास्टिकता का गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु क्या कभी अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता है। प्रत्यस्तता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल हटने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों को दोनों सही दिए हुए हैं। देखिए क्या हुआ है कि कोई वस्तु प्लास्टिक का गुण ग्रहण करने के बाद अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है, ये सही है। ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपने पूर्व अवस्था में लौटने का प्रयत्न नहीं करती हैं, अर्थात पूर्ण रूप से विकृत हो जाती हैं, प्लास्टिक अप्रत्यस्त कहलाती हैं। देखिए जैसे कुर्सी है, कुर्सी जो आप प्लास्टिक का यूज करते हो, क्या वो सिकुड़ कर फिर से छोटा हो जाता है? नहीं। लेकिन रबर जो है वो क्या होता है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, उसको आप खींचेंगे तो फिर से वो अपनी मूल अवस्था को ग्रहण कर लेता है। तो इसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर इतने डिटेल में, इतने ख़राब शब्दों में। प्लास्टिक गुण का मतलब हुआ कि एक बार जिस चीज़ को हम स्ट्रेच कर दें प्लास्टिक को, तो वो फिर से अपने मूल स्वरूप में नहीं आ जाए, वो जितना उसको स्ट्रेच कर दिया उतना ही रहे। किसी प्लास्टिक को आप पिघलाने के बाद जब उसको खींच देते हो तो सिकुड़ता थोड़ी ना है, वो तो फैल जाता है। लेकिन रबर सिकुड़ कर फिर से अपनी स्थिति में आने की कोशिश करता है। इसको ध्यान रखिएगा। वस्तु के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण प्रत्यस्तता, इलास्टिसिटी किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने ऊपर आरोपित विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार तथा आकृति में हुए परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो अभी रबर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, या बैलून का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे ही उस पर से वो बल हटता है वो क्या करता है, अपनी मूल अवस्था में आने की कोशिश करता है। तो इलास्टिसिटी को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। हुक के नियम के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? क्या है कि कम विरूपक के लिए प्रतिबल तथा विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यह नियम प्रत्यस्तता गुणांक को दर्शाता है। अगला क्या है, देखिए इसमें से आंसर तो इसका सी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या बात कर रहा है। देखिए हुक का जो नियम है वो इलास्टिसिटी से संबंधित है और कई बार इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हुक के नियम से संबंधित नीचे दिए कथनों में 1 और 2 दोनों सत्य हैं। हुक के नियमानुसार प्रत्यस्तता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रतिबल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, तो विकृति के होता है। यहाँ पर आप फार्मूला भी देख सकते हैं, प्रतिबल बराबर होता है k इंटू विकृति। और k क्या है, एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट होता है। इसलिए अगर प्रतिबल और विकृति को देखेंगे तो ये दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को वरीयता दी जाती है, क्योंकि इस तरह के जो सवाल हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड हैं और इसी प्रकार के सवाल आपसे अधिक पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्यों दिया जाता है वरीयता? जैसे पिछली बार पूछा गया था, कल ही परसों में पूछा गया है कि टिफ़िन का जो डब्बा होता है उसमें जिंक की जगह पर स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है या टिन का उपयोग क्यों किया जाता है, ये पूछा गया है सीधा सीधा। तो इसी प्रकार के सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। वो तो केमिस्ट्री से था, यहाँ पर आप इसको बता सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का, ये तांबा, पीतल और एल्यूमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यस्त होता है, मतलब कि मजबूत ज़्यादा होता है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है स्टील में। ओके, अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को वरीयता दी जाती है, क्योंकि तांबा, पीतल तथा एल्यूमिनियम की तुलना में इस्पात अधिक प्रत्यस्त होता है। इस्पात आयरन की तन्यता अधिक होती है और इसका यंग गुणांक तांबा, एल्यूमिनियम तथा पीतल से अधिक होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे आपको मैं बताता हूँ,
पीतल का एक छोटा सा तार ले लीजिए और उसको मोड़िए 2-4 बार 3 बार तो वो टूट जाता है। आपने देखा होगा। आप कॉपर को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है, थोड़ा सा उसको समय लगता है। लेकिन स्टील का वॉइड आप नहीं तोड़ सकते हैं, उसको बहुत मजबूत होता है, वो इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो यही चीज़ पूछा गया है। चलिए, एक बार को आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, आप सोच कर भी तो, इमेजिन करके भी तो एक बार देख सकते थे। अगर आपने कभी घर में एल्यूमिनियम वगैरह का वायर छुआ हो, घर के वायरिंग में जो तांबा का वायर यूज होता है, पहले के ज़माने में एल्यूमिनियम का भी लोग वायर यूज करते थे। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको आप सोचकर आसानी से हल कर सकते हैं। किसी वस्तु का क्षेत्रफल उसके द्वारा उत्पन्न दाब को बढ़ाने या घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी वस्तु का क्षेत्रफल उसी के द्वारा उत्पन्न दाब, प्रेशर को बढ़ाने या घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आपको लगता है कि क्षेत्रफल से दाब पर कुछ प्रभाव पड़ता होगा? सोचिए एक बार। दाब को कम करने के लिए बल के मान को हमेशा अधिक करना पड़ता है। दाब को कम करने के लिए बल के मान को अधिक करना पड़ता है कि कम करना पड़ेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1 सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो यानी कि दाब किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? क्षेत्रफल का। यानी कि दाब अगर बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम होगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला जो है वो कम हो जाएगा। ओके, और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है, बल है। यानी कि बल अगर बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर क्षेत्रफल वही रहेगा और अगर बल बढ़ा देंगे आप तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फॉर्मूला को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कर ले जाएंगे आसानी से। कथन और कारण है, हमारे चारों ओर वायु का आवरण है जो वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है, लेकिन हमें वायुमंडलीय दाब का आभास नहीं होता। क्या बताया था मैंने? कारण पढ़ने से पहले क्या लगाना है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब को संतुलित कर देता है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, स्पेस सूट इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है कि हमारे शरीर का जो दाब है ना, उसको कंट्रोल रख सके। एक चीज़ और आपको मैं बताऊँ, अगर एयर का प्रेशर नहीं रहता, वायुमंडलीय दाब नहीं रहता, तो पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल नहीं था। अगर स्पेस सूट हम नहीं पहनेंगे स्पेस में, तो शरीर के अंदर का दाब इतना ज़्यादा होता है कि शरीर फट सकता है। आप सही सुन रहे हैं। या अगर हमारे शरीर का दाब जो है वो अगर कम रहेगा पृथ्वी पर, तो वायुमंडल का दाब इतना ज़्यादा हो सकता है कि इंसान जीवित नहीं रह सकता। तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है, और दोनों स्पष्टीकरण भी करते हैं, दोनों के दोनों सही भी हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का सघन आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, परंतु हमारे वायुमंडलीय दाब का आभास नहीं होता हमारे ऊपर। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब को संतुलित करता है, और ये दोनों दाब जरूरी होते हैं। इसीलिए जब स्पेस में जाते हैं या मान लीजिए कोई मून पर जाएगा, तो चूंकि वहाँ पर वायुमंडल का दाब नहीं है, तो हमारे शरीर का जो दाब है वो उसको कोई काउंटर करने वाला नहीं रहेगा, तो हद से ज़्यादा बढ़ सकता है, मृत्यु हो सकती है इंसान की। इसीलिए स्पेस सूट दिया जाता है जो क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ओके, अगला है कि जब कोई व्यक्ति रेत में शिथिल खड़ा होता है तो उसके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं, लेकिन यदि वह रेत पर लेट जाता है तो उसका शरीर रेत में अपेक्षाकृत कम धंसता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, पैर की चौड़ाई होती है बहुत छोटी सी, और इस पर पूरा का पूरा भार पड़ता है, तो क्या होगा, ये धंस जाएगा रेत में। लेकिन देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल बहुत कम है इसका, लेकिन जब आप लेटे होते हैं तो शरीर का क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा होता है, भार जो होता है वो इतने क्षेत्रफल पर बट जाता है, इसके कारण से क्या होगा, वो नहीं धंसेगा। अब इसी को विज्ञान की भाषा में समझ लीजिए, क्या होगा इसका आंसर? छठे का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, शरीर के भार के कारण उत्पन्न दाब कम हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, पृष्ठ बढ़ गया है जब आप लेटे हुए हैं ज़मीन पर। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया है टीआरई के एग्जाम में कि किसी चीज़ को अगर आपको धक्का लगाना हो तो आप खड़े होकर अच्छे से धक्का लगा सकते हैं, बैठकर या लेटकर। तो ऑब्वियसली खड़े होकर धक्का लगा सकते हैं, वो दूसरे कॉन्सेप्ट पर आएगा, फ्रिक्शन में आएगा, लेकिन यहाँ पर ये किस में आएगा, दाब और प्रेशर में आएगा। इसी का एक और कॉन्सेप्ट है जो आपसे पूछा जाता है कि ऊँट क्यों आसानी से चल पाते हैं रेगिस्तान में। तो क्यों? क्योंकि उनके पैर जो होते हैं वो चौड़े भी होते हैं और गद्देदार भी होते हैं, जिसके कारण से वो आसानी से कहाँ पर चल सकते हैं, रेगिस्तान में चल सकते हैं। हम और आप क्यों नहीं चल सकते हैं? क्योंकि हमें चलने में वहाँ पर दिक्कत होगी, हमारा पैर धंस जाएगा, हमारे पैर की चौड़ाई जो है वो कम है। ओके, रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब व्यक्ति लेटता है तो बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ओके, अगला है कि द्रवों से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एक लोटा बनाता हूँ मैं, घटिया सा, ये लोटा थोड़ी है तो लुढ़क जाएगा,
चलिए ये पात्र बनाया है मैंने, इसमें पानी डाला, बहुत ड्राइंग ख़राब है मेरा। इसमें पानी डाला तो ये पानी क्या करती है, इस पर प्रेशर लगाती है बाहर की तरफ, प्रेशर लगाती है बाहर की तरफ, प्रेशर लगाती है बाहर की तरफ। पहला स्टेटमेंट यही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि किसी द्रव में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल याद कीजिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत याद कीजिए। यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागा था वो बिना कपड़ों के, तो वो वाला सिद्धांत याद कीजिए, आपने अगर पढ़ा होगा तो उत्प्लावन बल। सुई और जहाज़ वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, बचपन में जो पढ़ा होगा कि सुई जल में डूब जाती, जहाज़ क्यों नहीं डूबता है। तो इन सब चीज़ों को रिकॉल करेंगे तो आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है। तीसरा भी था, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं, नहीं वो डूब जाएंगी। द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं जो होती हैं वो द्रव पर तैरती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। ओके, जैसे बर्फ़ क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होता है, वो जल के घनत्व से कम होता है डेंसिटी। ओके, द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उसके आधार वो दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी बर्तन में रखे तरल के किसी बिंदु पर लगने वाले दाब सभी दिशाओं बिना घटे संचारित होता है। जब किसी वस्तु किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसे उत्प्लावन या बाउंसी बल कहते हैं, और सभी वस्तुओं पर लगता है। और तीसरा तो असत्य था, क्योंकि द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूबती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक घनत्व वाली वस्तु द्वारा द्रव में नीचे की ओर लगने वाला बल द्रव के उत्प्लावन बल से अधिक होता है। देखिए, जो पानी है, जो वाटर है, वो उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लगा रहा है, और जो अधिक डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, अधिक डेंसिटी का कोई वस्तु है वो नीचे की तरफ बल लगा रहा है। तो उत्प्लावन बल से जैसे ही डेंसिटी का ऊपर के वस्तु का बल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ओके, यही कह रहा है ये। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या है, तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। पानी तक तो आपको आसान लगेगा, लेकिन पानी के ऊपर जैसे ही खींचते हैं तो भारी हो जाता है। ओके, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तरल के घनत्व पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल कितना लगेगा कितना नहीं। क्या ये सही लग रहा है आपको? घनत्व पर कुछ डिपेंड करता है? सोचिए एक बार। ऊपर बताया मैंने, वस्तु को द्रव में डुबोने पर उस पर लगा बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम होता है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1 सही है। भार से कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है। दिए कथनों में कथन 1 सत्य है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता, अभी बताया था मैंने आपको कि उत्प्लावन बल से ज़्यादा अगर डेंसिटी हो गया तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगी। अगर उत्प्लावन बल ज़्यादा है, यानी कि पानी का डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे शहद है, शहद में किसी चीज़ को डुबाना कठिन होगा, पानी में किसी चीज़ को डुबाना आसान होगा कंपेयर करें तो। डीजल थोड़ा सा गहरा होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, उसमें किसी चीज़ को डुबाना कठिन होगा, लेकिन पानी में डुबाना आसान होगा। और एक चीज़ सुनिएगा, खारे पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो खारे पानी में किसी चीज़ को डुबाना कठिन होगा और मीठे पानी में डुबाना आसान होगा। तुर्की का एक बान झील है, तुर्की में बान झील नाम है उसका, या देखिए बान झील नाम है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खारे जल की झील है। करीब में 1000 ग्राम पानी में 300 ग्राम से ज़्यादा का नमक है वहाँ पर। तो उसमें अगर किसी को तैरना नहीं आता, उस झील में फेंक दीजिए तो कभी वो डूबेगा नहीं। तो ये मैंने क्या बताया आपको, बिल्कुल डिपेंड करता है डेंसिटी पर कि कोई वस्तु डूबेगा या नहीं डूबेगा। ओके, और दूसरा क्या था, असत्य था, क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है या फिर अधिक होगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, निम्न से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित अनुप्रयोग कौन सा नहीं है। अब आप मापिए इसको, निकालिए इसका आंसर। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पता है, प्रिंसिपल आपको पता है, और एप्लीकेशन देखिए इसमें से कौन कौन सा उसका यूज हो सकता है। जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं क्या। दूध नमूनों की शुद्धता की जांच करने में प्रयुक्त दुग्ध मापी यंत्र, दूध को किससे मापा जाता है, पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए, कौन सा मीटर यूज करते हैं। द्रव के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त हाइड्रोमीटर, दाब को मापने के लिए बैरोमीटर, क्या इन सभी में आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग होता है। ढूंढिए इसमें से किस में नहीं होता है, ये पूछा गया आपसे। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर है केवल और केवल 4। बैरोमीटर में उपयोग नहीं होता है क्योंकि ये एयर प्रेशर का मापने का होता है। बाकी 1, 2, 3 इन तीनों के तीनों में आर्किमिडीज का सिद्धांत उपयोग होता है। उपरोक्त में कथन 4 में दिए अनुप्रयोग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, क्योंकि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। द्रव का दाब, द्रव का प्रेशर गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। अभी मैं आपको करंट से इसको जोड़ कर बताऊंगा। द्रव चालित उत्पादक और द्रव चालित ब्रेक
पास्कल के नियम पर आधारित होती युक्तियाँ हैं। जो छपरी लोग देखते होंगे आप, डिस्क ब्रेक वाले गाड़ी लेकर घूमते रहते हैं, डिस्क ब्रेक, जिसमें ब्रेक जो होता है वो इतना पावरफुल होता है आगे के पहियों में कि जहाँ पर लगाओ वहीं पर गाड़ी रुक जाती है और जो उस पर बैठा हुआ होता है वो उड़ के आगे। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, डिस्क ब्रेक में क्या लगा होता है, तो फ्लूइड ब्रेक होता है, उसमें हाइड्रोलिक लगा होता है उसमें छोटा सा, जो क्या करता है जहाँ आप लगाओगे वहीं रोक देगा। जेसीबी मशीन किस पर काम करती है, पूरा हाइड्रोलिक्स लगा होता है उसमें। भार उठाने की ये सब मशीन किस पर काम, सब हाइड्रोलिक्स पर काम करती हैं। हाइड्रोलिक्स में किसका यूज होता है, हाइड्रो जहाँ भी आ गया वहाँ पर लिक्विड आ जाएगा, उसमें अलग अलग लिक्विड का यूज़ किया जाता है हाइड्रोलिक्स में, और उसी की मदद से उठाया जाता है। जो प्रेस करने वाले आपने हाइड्रोलिक मशीन देखा होगा यूट्यूब वीडियो में, उन सभी में इसी प्रेशर का यूज़ किया जाता है। बहुत पावरफुल होता है ये प्रेशर हाइड्रोलिक का। सोचिए जेसीबी सब में अगर यूज़ हो रहा है तो ये सब क्यों होगा, क्योंकि उसमें पावर होगा तभी तो यूज़ होगा ना। देखिए अगला क्या है, औषधि विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान में दाब के मात्रक के रूप में टॉर्क का उपयोग किया जाता है। बताइए इसका सत्य क्या हो जाएगा, 11 के आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों के तीनों सही हैं। ओके, अब सुनिए करंट से कैसे जोड़ूंगा। याद कीजिए कुछ दिन पहले ही एक गया था सबमरीन लेकर टाइटैनिक देखने, और वो सबमरीन को अंदर में पानी ने चोक कर दिया। पानी ने चोक कर दिया का मतलब क्या होता है, पानी ने इसको कचूमर बन दिया, बिल्कुल बाहर से दबा दिया। इम्प्लोजन इसीलिए कहा गया क्योंकि एक्सप्लोजन का मतलब होता है बाहर की तरफ फैलना, एक्सप्लोजन होता है बॉम्ब फटता है तो एक्सप्लोजन होता है। इम्प्लोजन का मतलब होता है दबा देना, बाहर से पानी ने इसको, जैसे आप हाथ में किसी चीज़ को पकड़ के खूब जोर से दबाते हो ना, वैसे ही दबा दिया था इस सबमरीन को, छोटे से, जो गया था टाइटैनिक को देखने। तो ये क्या करती है, द्रव समुद्र के अंदर जब हम किसी चीज़ को लेकर जाते हैं तो उसके ऊपर समुद्र बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाता है। इसलिए सबमरीन वगैरह की भी कैपेसिटी होती है कि सबमरीन वगैरह किसी खास विशेष गहराई से नीचे नहीं जाएगी, नहीं तो उतने बड़े सबमरीन को समुद्र का जल जो है वो हाथ में जैसे आप बैलून को लेकर दबा देते हो वैसे ही दबा देगा। ये किस लिए होता है, क्योंकि द्रव जो है वो गहराई बढ़ने पर प्रेशर बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ता है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। जो मैरियाना ट्रंच है उसमें जाना क्यों मुश्किल है, इसी के कारण उसमें जाना मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हम जा ही नहीं पाते, और गए भी हैं तो बहुत मुश्किल से कुछ देर हम गुजार पाते हैं, नहीं तो समुद्र हमें क्या करेगा, दबा देगा और समाप्त कर देगा वहीं पर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है P = H/Pg, और यहाँ पर घनत्व दिया हुआ है। ओके, अगले पर चलते हैं। बर्नौली प्रमेय या बर्नौली प्रमेय से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बर्नौली प्रमेय केवल असंपीड्य तरलों पर लागू होते हैं। द्रव के विक्षोभ प्रवाह में बर्नौली प्रमेय का उपयोग नहीं होता है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1 और 2 सही है और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिए कथनों में 1 और 2 सही है। बर्नौली प्रमेय एक प्रतिबंध है कि यह असंपीड्य द्रवों पर लागू ही होती है, क्योंकि इस प्रमेय में तरलों की प्रत्यक्षता ऊर्जा को नहीं लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अस्थिर अथवा विक्षोभ प्रवाह में ही बर्नौली प्रमेय उपयोग में नहीं आता, क्योंकि इस प्रवाह में वेग तथा दाब के साथ अस्थिर रहते हैं। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि इस प्रमेय के अनुसार जब कोई असंपीड्य अथवा अश्यान तरल एक स्थान दूसरे स्थान या एक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो मार्ग में कोई स्रोत अथवा सिंक न हो, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन अथवा द्रव्यमान की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहता है। किस में होता है ये, तो आपका बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से होता है। अतः बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। क्यों, उसका ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, अगर आपसे मैं पूछूं तो, कि एनर्जी जो होती है वो ना तो कभी बनाई जा सकती है ना तो कभी विनष्ट की जा सकती है। हमेशा एनर्जी का फॉर्म जो है वो बदलता है, कभी बना नहीं सकते हम एनर्जी को, ना तो उसको विनष्ट कर सकते हैं। देखिए कौन सा है कि निम्न से कौन सा यंत्र बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, फिल्टर पंप और चूसित्र, बुनसर बर्नर, हाइड्रोलिक ब्रेक, स्पेयर। अब आप बताइए मुझे इसमें से आंसर। बहुत सारे लोग, मुझे पता है दिक्कत हो रही होगी कि इंग्लिश में क्यों नहीं दिया हुआ ये, मैं समझ रहा हूँ, मैं देखता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसका आंसर दिया है सी, 1 2 3 5, यानी कि फिल्टर पंप, और ये दिया हुआ है चूसित्र, और फिर 1 3 बुनसर बर्नर दिया हुआ है, और उसके बाद स्पेयर दिया हुआ है। क्या है ये भाई, ये सभी जो हैं ये आपका बर्नौली के सिद्धांत पर काम करते हैं, जबकि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है, अभी मैंने आपको बताया ये किसके नियम पर काम करता है, तो ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, निम्न से कौन सा कथन
मैग्नस प्रभाव को प्रदर्शित करता है। मैग्नस प्रभाव को प्रदर्शित कौन सा करता है? तो कीटनाशकों के छिड़काव व प्रयोग में लाए जाने वाले यंत्र जो होते हैं मैग्नस प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। मैग्नस प्रभाव को प्रदर्शित करता है क्योंकि चक्रण करती हुई गेंद के ऊपर वायु दाब अधिक तथा नीचे कम हो जाता है। इस दाबांतर के कारण गेंद सरल रेखा में नहीं चल पाती है और नीचे झुकते हुए वक्राकार पथ पर चलती है और इसे ही मैग्नस प्रभाव कहते हैं। चक्रण करती हुई गेंद पर ये लागू होता है मैग्नस प्रभाव। मैंने सी बोल दिया था, मतलब तीसरा बोल दिया था, जबकि आंसर क्या है? सी, केवल 1 सही है। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर कि दूसरा और तीसरा मैग्नस प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। देखिए अलग अलग प्रभाव जो हैं उसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो इसलिए ठीक है भाई। आंसर में मैंने गलत बोल दिया, ठीक है भाई, आप पढ़ के इसको समझने की कम से कम कोशिश कीजिएगा। मैग्नस प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। वायुयानों के पंखों की आकृति को विशेष आकार का बनाया जाता है, जिस कारण ऊपरी हवा का प्रति का वेग उसके नीचे वाली हवा के प्रति के वेग से अधिक हो जाता है। इससे वायुयान पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जो इसे ऊपर उठाने का प्रयास करता है। देखिए वायुयान का जो प्लेन का पंखी होता है वो उसको आकार में दिया जाता है कुछ ऐसे, इस तरह का कुछ आकार होता है उसका, जिसके कारण से क्या बोल रहा है ये कि ऊपरी हवा परतों का वेग उसके नीचे वाली हवा के परतों का वेग से अधिक रहता है। जो ऊपर इसके हवा बह रही है वो बहुत ही तेज़ी से बहती है वायुयान के पंखों के ऊपर से। सुनिएगा ध्यान से, बर्नौली का सिद्धांत आप हाथ में भी लेकर कर सकते हैं। एक पेपर लीजिए और पेपर के ऊपर फूकिए आप, पेपर के हाथ में पेपर को पकड़ लीजिए, पेपर के ऊपर फूकिए आप, देखिए पेपर ऊपर उठने लग जाता है। तो यही बर्नौली का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत से एरोप्लेन भी उड़ता है। एरोप्लेन के पंखी के ऊपर की जो हवा की रफ्तार होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण से क्या होता है, प्लेन ऊपर उठता है। इसको ध्यान में रखिएगा। प्रेशर जब बढ़ता है, मतलब जब स्पीड बढ़ेगा हवा के ऊपर का, तो उससे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाता है और वो ऊपर उठने लग जाता है। यही बर्नौली का प्रिंसिपल है। हाथ में एक पतला सा पेज लीजिए, पेज के ऊपर वाले हिस्से पर खूब जोर से फूकिए, क्या होगा, वो पेज जो है हवा में आने लग जाता है धीरे धीरे। यह प्रक्रिया बर्नौली प्रमेय पर आधारित है, लेकिन यह मैग्नस प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती है। कीटनाशक के छिड़काव के लिए यंत्र भी बर्नौली प्रमेय पर आधारित होते हैं, लेकिन यह मैग्नस प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि श्यानता का मतलब होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे शहद हो गया, शहद को आप ज़मीन पर गिराएंगे तो थोड़ा सा धीरे धीरे और उसके अंदर का घर्षण भी कम होगा। विस्कोसिटी वगैरह का यूज़ पता है कहाँ पर किया जाता है? जो डीजल और पेट्रोल वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो वहाँ पर उनकी क्वालिटी वगैरह जांचने में भी विस्कोसिटी का उपयोग किया जाता है। ख़ास तौर से डीजल जो इंजन में डाला जाता है, इंजन ऑयल, सॉरी ज़्यादा तो मैं डीजल बार बार बोल रहा था, इंजन ऑयल जो डाला जाता है ना गाड़ियों में, वहाँ पर विस्कोसिटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। क्योंकि इंजन ऑयल को इसलिए डाला जाता है इंजन में, ताकि इंजन में बहुत ही ज़्यादा रोटेशन होता है तो गर्म होकर उसमें आग ना लगे, इसलिए इंजन ऑयल डाला जाता है गाड़ियों के इंजन में। और वो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर विस्कोसिटी वगैरह का बड़ा यूज होता है इंजन ऑयल को बनाने में। उसके पीछे इंजीनियरिंग में इसका बड़ा यूज होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स है ये सब। देखिए यहाँ पर क्या है, गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। गैसों की श्यानता विस्कोसिटी ताप बढ़ने पर घटती है, जबकि द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। अब इसका सही निकालिए। 15 का आंसर हो जाएगा ए, केवल और केवल 1 सही है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों के मध्य होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। अभी मैंने शहद का एग्जाम्पल दिया था, आप शहद को ज़मीन पर गिराइए, वो धीरे धीरे बहेगा, ठीक ना। आप सरसों तेल को गिराइए, वो थोड़ा सा उससे तेज़ बहेगा, शहद से तेज़ बहेगा। लेकिन रिफाइन ऑयल को गिराएंगे तो रिफाइन ऑयल ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा। लेकिन अब आप पानी को गिराइए, पानी सबसे तेज़ी से आगे बढ़ेगी। यानी कि क्या है, पानी का जो अपना परत है उसके बीच में जो घर्षण है उसी को दर्शाता है ये। ओके, तरलों में उपस्थित आंतरिक घर्षण के कारण श्यानता उत्पन्न होती है। कथन 2 गलत है, क्योंकि किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल घट जाता है। जैसे मान लीजिए तेल है, रिफाइन ऑयल लिया या सरसों का तेल लिया, आप उसको गर्म करेंगे तो उसका गाढ़ापन थोड़ा सा कम हो जाता है ना, बस उसी की बात कर रहे हैं सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो। चूँकि द्रवों में श्यानता का गुण अंतर आणविक बलों के कारण होता है, अतः ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता जो है वो घट जाती है, विस्कोसिटी जो है वो घट जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है। गैसों में श्यानता गुण गैसों के अणुओं के एक परत से दूसरी परत में विसरण के कारण उत्पन्न होता है। यदि गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस के अणुओं की विसरण दर बढ़ जाती है, जिससे श्यानता जो है वो बढ़ जाती है। ओके, सबसे अधिक श्यानता किस में होगी इसमें से? अभी मैंने आपको बताया शहद में सबसे ज़्यादा होगी श्यानता। किस में ज़्यादा होगी? बीपीएससी प्री 2020 का सवाल है, शहद में सबसे ज़्यादा होगी। ओके,
शहद, फिर खून, फिर जल, फिर वायु। इसको क्रम को ध्यान में रखिएगा। जब किसी श्यान द्रव में गिरते पिंड पर कार्यरत श्यान बल तथा उत्प्लावन बल गुरुत्व बल के तुल्य हो जाता है, तब पिंड जिस वेग को प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सीमांत वेग। बी आंसर हो जाएगा। किसी श्यान द्रव में गिरने पर पिंड सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है। इसके कारण से यह पिंड श्यान द्रव में गति करता है तो पिंड का वेग बढ़ने लग जाता है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। और बस यही था इसमें। तो अगले पर सवाल पर चलते हैं। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरफेस टेंशन कहा जाता है। जैसे अगर जो जल है, जल के ऊपर में आप क्या कीजिए कि जल क्या, शहद ले लीजिए। हाँ, शहद के ऊपर में आप किसी चीज़ को रखेंगे तो तुरंत से नीचे नहीं चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका भी अपना एक पृष्ठ तनाव होता है। या जैसे अगर आप बात करें जो आप पीते हो क्या, सूप, तो सूप जब आप पीते हो तो टेस्टी क्यों लगता है? ज़्यादा पानी की तुलना में, क्योंकि पानी वो भी तो पानी होता है भाई। जबकि आप पानी पीते हो तो उसमें आपको कोई स्वाद नहीं लगता, भले ही आप कितना मसाला छौंक लो उसमें। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, सूप का गाढ़ापन जो होता है उसके कारण से उसका सरफेस टेंशन जो है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और सरफेस टेंशन अच्छे होने के कारण वो पूरे मुंह में अच्छे से फैलती है। ये एग्जाम्पल मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सवाल बता रहा हूँ आपको, पीसीएस में पूछा हुआ सूप वाला। तो इसके कारण से सूप जो है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, किसके कारण से? सरफेस टेंशन के कारण से। ये ध्यान में रखिएगा। और क्या है, देखिए यहाँ पर वर्षा की बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद या प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ अपने क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करता है। अपने क्षेत्रफल को क्या करती है? कम से कम रखने का प्रयास करती है। हर एक द्रव का ये गुण होता है। और इसके कारण से क्या होता है, वो सरफेस को कम रखने का प्रयास करते। इसके कारण से क्या होता है? सरफेस टेंशन बनता है, टेंशन क्रिएट होता है इनके बीच में। ओके, अतः वह एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। किसके तरह? तनी हुई झिल्ली की तरह में, जिसके कारण पृष्ठ के समानांतर सभी दिशाओं में तनाव उत्पन्न होता है और बूंद गोलाकार आकार ग्रहण कर लेता है। ओके, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? अब ये बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं तैरते हुए। एक एक्सपेरिमेंट होता है। एक बहुत ही पतला सा पेपर ले लीजिए, एक जो क्या बोलते, किसी पात्र में जल ले लीजिए, ठीक ना। और क्या कीजिए, पेपर के ऊपर में सुई को रख दीजिए और पेपर को पानी में डाल दीजिए। अब आप छोड़ दीजिए, कुछ भी मत कीजिए, पानी को हिलाना नहीं है। थोड़ी देर बाद पता है क्या होगा? पेपर जो है वो भीग जाएगी और वो नीचे डूब जाएगी। सुई जो है वो ऊपर ही तैरती रह जाएगी। इसी को कहा जाता है कि पानी के ऊपर में सुई कैसे तैर सकती है? तो ये तैर सकती है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण 19 का। और अगला है कि भी हो जाएगा। अगला है कि तनाव के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। पृष्ठ तनाव ताप वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है? नहीं, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो कम हो जाता है। अभी मैंने बताया जब शहद को आप गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तेल को गर्म करेंगे तो तेल क्या हो जाता है? पतली हो जाती है। इससे भी एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे क्या होगा? सरफेस टेंशन कम हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, पृष्ठ तनाव द्रव तथा अन्य किसी पदार्थ के मध्य अंतरापृष्ठ के बल में प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। किसी द्रव में अपमार्जक या साबुन का घोल मिलाने पर क्या होता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है, संपर्क कोण का मान कम हो जाएगा, ग्रीस तथा तेल के दाग धब्बे इत्यादि को सरलतापूर्वक हटाया जा सकता है। इस सवाल का आंसर आप मुझे बताइए। सोचिए कि आप 30 सितंबर को बैठे हुए एग्जाम में और आपके सामने ये सवाल आया हुआ है। जितना ब्रह्मा विष्णु महेश का जो भी आपने पढ़ा है आज तक, जितना ग्रंथ पढ़ा है जीवन में, सब लगाकर सोचिए, इसका आंसर निकालिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। सही कथन आपको चुनना है, इसमें से सही कथन चुनिए एक बार, बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही। इतनी देर से तो मैं ही बता रहा हूँ। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों के तीनों सही हैं। तीनों के तीनों ही क्या है? द्रव में अपमार्जक या साबुन घोल मिलाने पर ये तीनों के तीनों ही हो सकते हैं। पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा, घट जाएगा। संपर्क कोण का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। और ग्रीस तथा तेल, दाग के धब्बे इत्यादि को सरलतापूर्वक हटाया जा सकता है। इन सब में किस चीज़ का काम होता है? तो पृष्ठ तनाव का ही होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिए गए सभी कथन सही है। किसी द्रव में अपमार्जक या साबुन के घोल मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, क्योंकि अपमार्जक के अणुओं तथा द्रव के अणुओं के बीच असंजक बल घटता है तथा संसंजक बल प्रभावी होता है। जब द्रव में अपमार्जक को मिलाया जाता है तो संपर्क कोण या स्पर्श कोण का मान भी घट जाता है, जिसके कारण से ग्रीस तथा तेल के दाग इत्यादि आसानी पूर्वक हटाए जा सकते हैं। ओके, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता? कैपिलरी बोलते हैं शायद इसको, हाँ वही बोलते हैं। केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। केशिकत्व के कारण ही केरोसिन दीप का उपयोग होता है। केशिकत्व अब आप ऐसे समझिए, जल में आप एक कपड़ा को डुबाएंगे तो कपड़ा का दोनों छोर
भीग जाएगा, भले ही आप क्या करें, उसको एक ही तरफ डुबा के रखें। ये क्या है, तो पानी का एक या द्रवों का एक गुण होता है कि वो केशिकत्व का व्यवहार करती है, तो यही केशिकत्व होता है। अब इसका जहाँ जहाँ आप जीवन में जो जो उपयोग सोच सकते हैं सोच लीजिए। एक चीज़ मुझे बताइएगा, जो आप परफ्यूम अपने ऊपर छिड़कते हैं, क्या वो केशिकत्व के कारण होता है? उसमें भी तो ऊपर चढ़ के आता है। नहीं, वो एयर प्रेशर के कारण से होता है। डब्बे के अंदर का जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर से अधिक होता है। इसलिए डब्बे को जैसे ही आप थोड़ा सा प्रेस करते हैं, उसका जो दिया रहता है बल्ब, उसको जैसे ही प्रेस करते हैं क्या होता है, बाहर की तरफ आ जाता है। क्या ये केशिकत्व के कारण होता है? नो। किसके कारण से होता है? एयर प्रेशर में डिफरेंस के कारण से होता है। अगला क्या है, केरोसिन देव का उपयोग मुश्किल हो जाता है। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का उपयोग नहीं कर पाता है। स्याही सोख पत्र काम करने विफल हो जाता है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का उपयोग। अभी मैंने स्ट्रॉ जैसा एक मिलता जुलता बोला है परफ्यूम का। मृदु पेय में क्या होता है? मृदु पेय का यार सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा है। किसी कोल्ड ड्रिंक को आप पीने के लिए स्ट्रॉ का यूज़ करते हो? कभी कभी नहीं करते हम लोग तो जनरली, लेकिन शहर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पता नहीं कैसे। तो देखिए कोल्ड, उसमें क्या होता है, उसमें प्रेशर का खेल होता है, केशिकत्व का कोई खेल नहीं होता। क्या पेड़ के उगने में होता है? पेड़ जो उगते हैं क्या उसमें केशिकत्व का खेल होता है? बिल्कुल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। केरोसिन देप हो जाएगा। स्याही सोंख पत्र काम करना विफल हो जाता। और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते पृथ्वी पर नहीं उगते अगर कैपिलरी नहीं होता, केशिकत्व नहीं होता। 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। कैपिलैरिटी बोलते हैं इसको, कैपिलैरिटी बोला है, कैपिलरी कैपिलरी मैं बोल रहा था। चलिए यही है, केशिकत्व की क्रिया यही होती है, पता ही चल गया। एप्लीकेशन को ध्यान में रखिएगा, मुख्य रूप से मैं यही कह रहा हूँ। अगला है उष्मा चैप्टर। उष्मा चैप्टर के भी कुछ सवाल करेंगे आज। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण दो निकाय के मध्य अथवा किसी निकाय या उसके परिवेश के मध्य ताप में अंतर के कारण होता है। उष्मा को केवल केल्विन में व्यक्त किया जा सकता है। केवल और केवल केल्विन में व्यक्त करते हैं क्या? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है, दूसरा गलत दिया हुआ है। दूसरा गलत दिया हुआ है क्योंकि उष्मा का व्यवहारिक मात्रा कैलोरी होता है। एसआई पद्धति में उष्मा का मात्रक जूल होता है, जबकि केल्विन ताप का एसआई मात्रक होता है। ओके, निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? पारा तथा अल्कोहल ऐसे द्रव हैं जिनका उपयोग अधिकांश कांच के द्रव ताप मापियों में किया जाता है। अल्कोहल का भी उपयोग किया जाता है द्रव के कांच मापी में। अल्कोहल का एक सबसे बड़ा गुण होता है जिसके कारण से ठंडे प्रदेश में इसको बड़ा पसंद किया जाता है। पूछिए क्यों? एक तो ये ठीक है, आपको गर्म करता है। भारत के लिए अल्कोहल नहीं बना हुआ है, ठंडे प्रदेश के लिए अल्कोहल बना हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई सारे लोग बोलते हैं कि शराब वगैरह पीना गलत है या सही है। मैं उसके बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता, मैं नहीं पीता। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो शराब होता है उसको बुरा बनाने के दृष्टिकोण में एक सबसे बड़ा चीज़ पता है क्या होता है? भूगोल, कि आप कहाँ पर रह रहे हैं। भारत एक गर्म प्रदेश है, गर्म प्रदेश में अल्कोहल का कोई खास उपयोग नहीं होता है, बल्कि ठंडे से ठंडा आप अल्कोहल पिएंगे तो भी आपके चेहरे पर पसीना आएगा ही आएगा। गर्मी के मौसम में पिए, ठंडे के मौसम में पिए। लेकिन जैसे फ्रांस देश है, फ्रांस देश में चाय को उतना ही बुरा माना जाता है जितना हम लोग अल्कोहल को बुरा मानते हैं। लेकिन वहाँ पर अल्कोहल सब पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है। अल्कोहल का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? वो बहुत ही कम टेम्परेचर में भी, -20 डिग्री सी भी है तो उस फॉर्मेट में भी, उस टेम्परेचर पर भी वो लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। क्या बोला मैंने? -20 डिग्री सी पर, जहाँ पर खून जमने की बात आ जाती है, वहाँ पर भी अल्कोहल क्या रह सकता है? लिक्विड के फॉर्मेट में रह सकता है। और इसके कारण से क्या होता है? तापमापी में भी उसका उपयोग किया जाता है ऐसे जगहों पर, और ऐसे जगहों पर उसको पीने के लिए भी उपयोग किया जाता है ताकि वो शरीर को भी गर्म रखता है। और क्या होता है? तो वो तापमापी या अलग अलग चीज़ों में भी उसका व्यवहार हो सकता है। वहाँ पर पानी पीना बड़ा मुश्किल होगा, अल्कोहल पीना आसान होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरे का असत्य कथन आपको ढूंढना है, तो देखिए ढूंढिए, इसमें से डी गलत दिया हुआ है। तापमापी का उपयोग करके उष्मा का मान प्राप्त किया जा सकता है। बाकी ए बी सी तीनों सही दिया हुआ है। पारा और अल्कोहल ऐसे द्रव है जिनका उपयोग अधिकांश कांच के द्रव ताप मापियों में किया जाता है। सेल्सियस तथा मापक्रम फ़ारेनहाइट ताप मापक्रम में परिवर्तित किया जा सकता है। -273.15 डिग्री सी का ताप परम ताप कहलाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। किसी आदर्श गैस के लिए, जो आइडियल गैस होता है, के लिए सबसे न्यूनतम संभव तापमान कितना है? तो -273.15 डिग्री सी होता है। सबसे न्यूनतम तापमान यही होता है। ओके, परम ताप बोलते हैं इसको। अगला सवाल है, अगला सवाल इधर है कि इधर है? यही है। और एक फार्मूला ये ज़रूर ध्यान रखना यार, C/5 = F - 32/9,
इसको ध्यान में रखिएगा। कई बार पिछले साल में भी पूछा था कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। और ये केल्विन और ये वाला भी ध्यान में रखना, जिससे आप अगर सवाल वहाँ पर पूछा जाता है तो आप कर सकें वहाँ पर आसानी से। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पर सी असत्य दिया हुआ है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जा सकता है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। डॉक्टर थर्मामीटर का परिसर मतलब उसका विस्तार 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक ही होता है। प्रयोगशाला तापमापी का प्रायः -10 डिग्री से 110 डिग्री सी तक होता है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग हम अपने शरीर के ताप मापने के लिए नहीं कर सकते हैं। लैब का जो थर्मामीटर होता है वो आप घर में उपयोग नहीं कर सकते हो। डिजिटल थर्मामीटर में पारे का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही दिया हुआ है। सी असत्य दिया हुआ है, बाकी के तीनों सही दिए हुए हैं। ओके, अगले पर चलते। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आप सत्य कथन ढूंढिए। समान ताप वृद्धि के लिए पारे के आयतन में एल्कोहल की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। एक ही तापमान वृद्धि में 40 डिग्री सी दोनों पर लगाया तो पारा का जो आयतन है वो अल्कोहल से ज़्यादा वृद्धि कर जाएगा क्या? ये आपसे पूछा गया है। एल्यूमिनियम को गर्म करने पर इसका प्रसार कांच की तुलना में कम होता है। गर्म करने पर अन्य द्रव की तुलना में एल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। सामान्य ताप पर ठोस द्रवों की अपेक्षा गैस में सबसे कम प्रसार होता है। चौथे का आंसर हो जाएगा, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सी दिया हुआ है, सी सत्य है। गर्म करने पर अन्य द्रवों की तुलना में एल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। सी यहाँ पर सबसे सही हो जाएगा। इस सी सही है तो पहला कैसे सही हो सकता है? पारा का आयतन जो है अल्कोहल की तुलना में अधिक वृद्धि होती है, तो अपने आप गलत हो गया, क्योंकि गर्म करने पर सबसे ज़्यादा कौन फैलता है? तो अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है, तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए साइंस है उतनी आसानी से नहीं हो सकता जितनी आसानी से आप सोचते हैं। आप ठीक है, आप यहाँ एमसीक्यू को छोड़कर दूसरे चैनल पर चले जाएंगे या दूसरा कुछ देखेंगे, लेकिन अगर मैं आपको आसान से सवाल करवाऊँगा तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ भी धोखा होगा। सवाल अब आसान पूछने के ज़माने चले गए हैं, कठिन सवाल ही पूछे जाते हैं आपसे पीटी एग्जामिनेशन में। तो आसान सवाल तो आप खुद भी कर ले जाएंगे, कठिन सवाल अगर मैंने आपको नहीं करवाया तो यकीन मानिए ये सही नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी कठिन है, लेकिन एग्ज़ाम देना है तो आपको सामना तो करना पड़ेगा ना। क्या उपाय है इसका मुझे बताइए। साइंस का हिंदी में कैसे सरलीकृत किया जाए? और इंग्लिश में पढ़ाऊँगा तो भी आपको दिक्कत होगी। मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी। साइंस में पढ़ा सकता हूँ अंग्रेजी में भाई, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप बोलोगे दिक्कत हो रही है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, आसान लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में क्यों वरीयता दी जाती है? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब इसका आंसर तो आप आसानी से निकाल सकते। बताइए क्यों दी जाती है वरीयता? क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतम होता है, मतलब ये जल्दी जमता नहीं है, इसके कारण से इसका ठंडे प्रदेशों में उपयोग किया जाता है। ओके, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सी से गिराकर 3 डिग्री सी कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और फिर बाद बढ़ेगा। घटेगा क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सी पर क्या होगा? सबसे ज़्यादा आयतन होता है जल का, सॉरी आयतन नहीं, वो तो डेंसिटी होता है, डेंसिटी होता है। यहाँ पर आयतन की बात हो रही है। आयतन क्या होगा? आयतन होगा पहले बढ़ेगा फिर बाद में घट जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर बाद में घट जाएगा। ओके, जल का तापमान 9 डिग्री सी से गिरकर 3 डिग्री सी करने पर आयतन पहले घटता है बाद बढ़ता है, क्योंकि जल असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है। जब जल को 9 डिग्री से 4 डिग्री तक ठंडा किया तो जल का आयतन घटता है और 4 डिग्री सी से 3 डिग्री सी तक जल का आयतन बढ़ जाता है। तो ये 4 डिग्री वाला ध्यान में रखिएगा। 4 डिग्री तक क्या हो जाएगा? पहले घट जाएगा, फिर 4 डिग्री से 3 डिग्री तक आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और डेंसिटी वाला तो ध्यान ही रख सकते हैं। अगला है कि झील की सतह पर बर्फ़ जम जाने पर तली पर बर्फ़ नहीं जमती है। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो बर्फ़ जो होता है वो इंसुलेटर के तौर पर काम करता है और बर्फ़ इंसुलेटर होता है। इग्लू का नाम आपने सुना? इग्लू का, इग्लू क्या होता है? बर्फ़ का एक घर होता है जिसमें लोग रहते हैं, या बर्फ़ का रेस्टोरेंट होता है, सब कुछ उसमें बर्फ़ का होता है। छत भी बर्फ़ का, दीवार भी बर्फ़ का। अपने कश्मीर में भी बनाया गया कुछ दिन पहले इग्लू कहते हैं। या आर्कटिक प्रदेश में जो लोग रहते हैं या बहुत ठंडे नॉर्वे के प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो लोग इन्हीं इग्लुओं में रहते हैं और ये उनको काफ़ी ज़्यादा ठंड से बचाता है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बर्फ़ के घर में रहेंगे तो आपको ठंड कम लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर के टेम्परेचर को अंदर के टेम्परेचर से आने नहीं देता और इंसुलेटर के तौर पर वो काम करता है। ओके, अगला क्या है कि क्योंकि 4 डिग्री सी पे जल का घनत्व अधिकतम होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। कथन और कारण दोनों सही दिए हुए हैं, बिल्कुल सही ए होना चाहिए। देखिए हाँ, ए ही दिया हुआ है, स्पष्टीकरण भी है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कथन और कारण दोनों सही है। ठंडे प्रदेशों में सर्दियों के दिन में वायुमंडल का ताप 0 डिग्री सी से कम होता है। वायुमंडल का ताप घटने के कारण झीलों के ऊपरी सतह का ताप घट जाता है, जिसके कारण सतह का जल भारी होकर नीचे चला जाता है, नीचे का जल ऊपर आता रहता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरे जल का तापमान 4 डिग्री सी तक नहीं गिर जाता है। 4 डिग्री सी जल का घनत्व बढ़ता है और 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाने के बाद इसके बाद जब झील की सतह पर के जल का ताप 4 डिग्री सी से कम होने लग जाता है तो इसका घनत्व कम होना शुरू हो जाता है। बर्फ उष्मा की कुचालक होती है, अतः बर्फ परत के नीचे जल की उष्मा को बाहर नहीं आ पाती है और जल का ताप 4 डिग्री सी पर बना रहता है और बर्फ उस पर तैरती रहती है। इसके कारण से क्या होता है, झील जब जमता है तो उसके जीवों की मृत्यु क्यों नहीं होती है, क्योंकि सारे जो जीव हैं जल में रहने वाले, बर्फ़ के नीचे वाले जो परत हैं जल, उसमें वो सारे रहने लग जाते हैं। ओके, जल की विशिष्ट उष्मा धारित उच्च होने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कारण एक बार देखिए, सत्य पूछा गया है। इसका उपयोग स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में किया जाता है। यह गर्मियों में थल की अपेक्षा बहुत कम गति से गर्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही दिया हुआ है, तीसरा गलत है। इसका उपयोग सिकाई के बोतल में नहीं किया जा सकता है, तो ये सही है, 1 और 2 सही हो जाएगा, अगला गलत है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाएं परस्पर तापीय समय में होती हैं उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलनांक कहते हैं क्या उसको? वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं, वाष्प से द्रव में परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना द्रव अवस्था से गुजरे पहुंचना क्वथनांक कहलाता है। कोई जैसे कपूर है, कपूर जो ठोस है और वो डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है, इसको क्वथनांक कहते हैं क्या? कौन सा कथन सत्य है इसमें से ढूंढिए एक बार। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा ए, केवल और केवल पहला सही है, बाकी दूसरा तीसरा बिल्कुल गलत दिया हुआ है, पहला केवल सही है यहाँ पर। ओके, और आज का आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसका बताना है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाता है, ना कि बढ़ जाता है। कैसा लगा है आपको वीडियो, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।